हे एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स को। ये वीडियो देखने के बाद आपको इंडियन स्केड्यूल्स को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 8 स्केड्यूल्स थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। आज कितने? आज हैं 12 स्केड्यूल्स। आज हम ये 12 स्केड्यूल्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मैंने ये 12 स्केड्यूल्स के कीवर्ड्स कीवर्ड्स रख दिए हैं। टीयर्स, ओ, ओल्ड, पीएम। ये मैंने इसके कीवर्ड्स रख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। TEARS OFOLD ये मैंने कीवर्ड्स रख दिए हैं। अब मैं पहले कीवर्ड्स 12 के 12 लिख देता हूँ, फिर इनकी जो मीनिंग्स हैं वो लिख दूंगा और फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं इनका फ्लो चार्ट बना देता हूँ। 12 स्केड्यूल्स हैं, आप भी अपनी नोटबुक पे ऐसे ड्रॉ कर लें। ई ए आर एस ओ एफ ओ एल टी पी एम। अब आगे देखिए, इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट स्केड्यूल्स, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड ये लास्ट 12th। अब मैं एक बार इनको डिफाइन कर देता हूँ कि इनका अगर कोई वर्ड है टेरिटोरियल तो उसका मैंने टी लिख दिया। अगर कोई वर्ड है राज्यसभा उसका मैंने आर लिख दिया। तो ये इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। आपको धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा। देखिए, टी से मैंने क्या कर दिया था, ये भी मैं एक बार सर्कल कर देता हूँ। देखिए, टी से क्या है? टेरिटोरीज। ई से क्या है? इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? वेतन। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, ये मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ए से क्या है? अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? ओथ लेना। ठीक है, ओथ। और ओथ। आर से क्या है? राज्यसभा। ये ऐसे से क्या है? शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स। 5 हो गए। अब सिक्स क्या है? ओ से है अदर। आपने ऐसे ही याद रखने हैं। एफ से क्या है? फेडरलिस्ट। अभी सिर्फ आप देखिए कि कैसे करना है। ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। अगर आपको पढ़ने में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब डी से क्या है? डिफेक्शन। पी से क्या है? पंचायत। एम से क्या है? म्यूनिसपैलिटी। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या।
क्या मीनिंग है हर एक चीज़ का। अब एग्ज़ाम में कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि जो पंचायत से रिलेटेड स्केड्यूल है वो कौन-सा है? अब देखिए पी आप याद रखेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप सीधा काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th जो 11th स्केड्यूल है वो पंचायत से रिलेटेड है। यहाँ आएगा कि म्युनिसिपैलिटी से कौन-सा रिलेटेड है तो 12 हो जाएगा। डिफेक्शन से कौन-सा रिलेटेड है तो 10 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम्स के रिलेटेड 60 टू 70% क्लियर हो गया कि वो सीधा ही पूछ लेते हैं कि हमें बताएँ कि ऑफ़िशियल लैंग्वेज के रिलेटेड कौन-सा स्केड्यूल है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा आगे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन चीज़ों में क्या-क्या है, ठीक है? अब देखिए टेरिटरीज़ इसमें क्या है? इसमें है कि टेरिटरीज़ के नेम ऑफ टेरिटरीज़ टेरिटरीज़ ऑफ स्टेट्स एंड देयर jurisdiction। इसका क्या मतलब है कि स्टेट्स के नेम जो भी स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो यूटी होगी। जो भी स्टेट्स हैं उनके नाम और उनकी jurisdiction की एक स्टेट है। अब पंजाब है, पंजाब की स्टेट पंजाब स्टेट जो है वो पंजाब में रूल कर सकती है, ठीक है? उसकी जो पावर्स हैं, जो लॉज़ हैं वो पंजाब में ही रूल कर रहे हैं ना, तो किसी और jurisdiction में नहीं जा सकते। ये बताता हमें फर्स्ट स्केड्यूल। एमोल्यूमेंट्स और वेतन या अलाउंसेस ये इस स्केड्यूल में क्या-क्या है? ये स्केड्यूल हमें बताता है कि जो वेतन है या फिर अलाउंसेस है किसके? प्रेज़िडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर किसका? लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। 1, 2, 3 स्पीकर भी हो गया, डिप्टी स्पीकर भी हो गया। अ, और हो गया स्पीकर, डिप्टी स्पीकर किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की असेंबली होती है, जिसमें ये एमएलएस जाते हैं। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी स्टेट्स की होती है, ये कोई-कोई स्टेट्स में नहीं है। जैसे पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है? स्पीकर भी हो गया और ये डिप्टी स्पीकर भी हो गया। आगे आते हैं जजेस, जजेस कौन से? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और लास्ट में आता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब की इन सब की अलाउंसेस जो होंगे ना, एमोल्यूमेंट्स, वेतन, तनख्वाह, सैलरी जो भी होगा, वो सेकंड शेड्यूल में है कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इनको अलाउंसेस मिलेंगे, इनको घर मिलेगा सरकारी जो या इनको गाड़ी मिलेगी, जो जो सब भी है वो सेकंड शेड्यूल में है। फर्स्ट में था नेम टेरिटरीज़ के, टेरिटरीज़ या स्टेट सेम है, ठीक है? अब थर्ड आता है अफ़र्मेशन एंड ओथ। शेड्यूल थर्ड बताता है ओथ के बारे कि अगर कोई एमपी है या जज है, वो उसको चुन लिया तो वो ओथ कैसे लेगा? उसको ओथ कौन दिलाएगा? वो सब क्या है? शेड्यूल थर्ड में है वो। अब इसमें कोई ना कोई तो डेज़िग्नेशन होगी, कोई लोग तो होंगे ही। इसमें क्या है सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर्स, इसमें यूनियन मिनिस्टर्स हैं और कौन है? इसमें है एमपी, एमपी राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और इसमें है सीएजी, सीएजी यहाँ भी था, यहाँ भी था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं। और और है इसमें स्टेट मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर्स और कौन है? एमएलएज़, ठीक है?
इन्होंने जो ओथ लेनी है वो सारी उसकी सारी इंफॉर्मेशन या डायरेक्शन स्केड्यूल थर्ड बताता है। स्केड्यूल फोर्थ क्या बताता है? स्केड्यूल फोर्थ बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कि राज्यसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए, ये हमें स्केड्यूल फोर बताता है। स्केड्यूल फाइव क्या बताता है? शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है? इसमें है, नीचे कर देता हूँ इसको। इसमें है, इसमें प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ किसका? इसमें प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन के या कंट्रोल के, किसके ऊपर? शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइब्स के ऊपर। इसके प्रोविजंस हैं शेड्यूल फाइव के अंदर। ओ से क्या है? अदर। अब ये था शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब जो अगला है सिक्स्थ शेड्यूल, उसमें भी यही है। इसमें क्या है? ट्राइब्स, अदर शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें भी यही था शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स। इसमें क्या है? अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब यहाँ पे मैंने ये बनाना था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो इसलिए मैंने ये वो अदर कर दिया था यहाँ पे। अदर अदर शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इसमें क्या है? इसमें प्रोविजंस हैं, सेम यही, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ किसका? किसके ऊपर कंट्रोल? इनके ऊपर, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इधर भी थी, पर इधर जो रहेगी वो इधर आ गई अगले स्केड्यूल में। इसमें और क्या है? इसमें बस इसमें यही याद करने की ज़रूरत है। अब आ गया फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट में क्या आता है? आगे मैं ब्लू से कर देता हूँ। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब इंडिया इंडिया फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। फेडरलिज्म इंडिया ने एक्वायर करा हुआ है। जैसे कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट्स के पास है, कुछ पावर लोकल जैसे ये सरपंच के पास है। तो इसे क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ पावर है। एक ही इंसान के पास सारी पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारी पावर नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर्स हैं। अब ये फेडरलिस्ट है, इसको डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर में क्या क्या आएगा? कुछ पावर सेंटर के पास होगी, कुछ पावर स्टेट के पास होगी, और कुछ पावर होंगी जो ना सेंटर के पास होगी, स्टेट के पास होगी। वो थर्ड लिस्ट में आएगी, जिस पे दोनों कंट्रोल कर सकती हैं। कभी कभी सेंटर उस पर कंट्रोल कर सकती है, कभी कभी स्टेट उस पर कंट्रोल कर सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। डिवीजन ऑफ फेडरलिस्ट क्या होती है? डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर। अब सेंटर को यूनियन भी कहते हैं, याद रखना। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ, इसमें लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री। तीन लिस्टों में इन्होंने डिवीजन करी हुई है पावर्स की फेडरल लिस्ट में। इसमें लिस्ट वन में क्या आता है? सेंटर खुद, यूनियन, सेंटर की सरकार, उसके पास
सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं इसे या यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। इसके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब जो सेंटर है वो 100 मुद्दों पर अपनी पावर चला सकती है, या उसकी ज्यूरिसडिक्शन है 100 मुद्दों के ऊपर। जब ये बना था स्केड्यूल सारा, जब ये बने थे 8 स्केड्यूल, बाद में 12 हो गए अमेंडमेंट के साथ। जब ये शुरू में बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तब कितने सब्जेक्ट थे सेंटर के पास? तब थे 97 ओरिजिनली। 3 ऐड कर दिए। लिस्ट सेकंड किसकी है? स्टेट की। स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट हैं? स्टेट कितने मुद्दों पर अपनी पावर चला सकता है? 61 सब्जेक्ट्स। पहले कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 66 थे ओरिजिनली। और लिस्ट थर्ड, जिस पे ना कंट्रोल है सेंटर का ना स्टेट का, जबकि दोनों का कंट्रोल है, कभी सेंटर का और कभी स्टेट का। पूरा कंट्रोल ना सेंटर का है, ना पूरा कंट्रोल स्टेट का है, दोनों का थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल है। इस लिस्ट को कहते हैं कॉनकरेंट कॉनकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 47। ये आपने याद रखना है। अब आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी मेन है। इसमें भी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती हैं। जैसे कि ओ से आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, तब कितनी लैंग्वेज थी? 14। आज कितनी है? 22। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो लैंग्वेज जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है या मान्यता देता है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ओरिजिनली कितनी थी? 14 ओरिजिनली थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 14 थी तब। आज कितनी है? 22 है प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इसमें 14 से 22 होगी, मतलब 8 ऐड हुई हैं। तो 8 कैसे ऐड हुई होंगी? अमेंडमेंट से। अब मैं अमेंडमेंट बताता हूँ आपको कौन कौन सी हुई थी। अब देखिए, लैंग्वेज ऐड हुई थी सिंधी। ये ऐड हुई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। और कौन सी ऐड हुई थी? और हुई थी कोंकणी, मणिपुरी। कोंकणी, मणिपुरी और हुई थी नेपाली। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी? ये हुई थी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है। 3 ये होगी, 1 ये होगी, 4। और कितनी रहेगी? 4 और रहेगी। वो 4 कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली, संथली, संथली। ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुई थी? ये ऐड हुई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। अब यहाँ पे एक और फैक्ट है, वो भी याद रख लेना। एक लैंग्वेज थी उड़िया, उसका नाम उड़िया था पहले। ओ आर आई ए। इसको चेंज कर दिया था उड़िया में, ओ डी आई ए। किस अमेंडमेंट के साथ? 96 अमेंडमेंट 2011। ये सब आपने ऑफिशियल लैंग्वेज में याद रखना है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। आगे रह गया 9, 10, 11 एंड 12। अब ये 9 में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। इसमें क्या था?
कि स्टेट स्टेट के पास या पार्लियामेंट के पास फुल पावर है लैंड रिफॉर्म करने की, लैंड रिफॉर्म्स करने की या फिर अबॉलिश करने की। स्टेट एंड पार्लियामेंट पावर ओवर लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिश जमींदारी सिस्टम। ये हमें बताता है शेड्यूल 9। इसको हमने ऐड करा था, लैंड रिफॉर्म्स को हमने ऐड करा था एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ओके, अब हमारे पास रह गया दो, तीन रह गए, डिफेक्शन रह गया। डिफेक्शन में क्या होता है? दल बदल, दल बदल करना, दल बदल, हम कहते नहीं दल बदलू, उसको कहते हैं डिफेक्शन। स्केड्यूल 10 बताता हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे। शेड्यूल 10 हमें बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे, कि जो एमपी या एमएलए बन जाते हैं वो अपनी पार्टी चेंज ना करें। ठीक है, ये एक लॉ बनाया हुआ है कि जैसे कई हमने देखा महाराष्ट्र में भी जो एमएलए एमपी भी चूज हुए, हमने इलेक्ट हुए, वो उन्होंने दल बदल लिया, किसी और पार्टी में चले गए। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि जो एमपी हमने इलेक्ट करे थे उन्होंने अपना दल बदल लिया कि कोई और पार्टी में चले गए। कोई इलेक्टेड एमएलए एमपी कोई और पार्टी में ना चला जाए पैसों के पीछे, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे तब की सरकार, मेरे ख्याल से राजीव गांधी लेके आए थे। तो इसके लिए हमने एक शेड्यूल 10 बनाया था। ठीक है, अब कोई एमएलए या एमपी किसी और पार्टी में जा सकते हैं, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा जब वो उनकी संख्या कितनी होगी, 2/3। जैसे अगर 120 एमएलए हैं एक स्टेट में और उसमें से 2/3 चले जाएं, मतलब 80 चले जाएं किसी और पार्टी में, इन 80 के ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं नहीं लगेगा। अगर 120 में से 30 भी चले जाएं तो इन 30 के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, जो कि है 10 स्केड्यूल पे। अब है पंचायत। पंचायत में क्या है? पंचायत हमें बताता है, यहाँ कर देता हूँ, पंचायत हमें बताता है पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत, पंचायत। शेड्यूल 11 में बताता है पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत। अब इसमें और क्या है? पंचायत के पास कितने मैटर होंगे? एक सरपंच या पंचायत जो गांव की होगी वो कितने मुद्दों पर अपनी चला सकती है? कितने मुद्दे होंगे? 28 या 29 मैटर्स। और ये किस अमेंडमेंट के साथ ऐड हुए थे? ये पंचायत वाला शेड्यूल किस अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी ये? 1992, 1992 में। अब लास्ट रह गया म्यूनिसपैलिटी। इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। म्यूनिसपैलिटी भी सेम है, पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ म्यूनिसपैलिटी, सेम पंचायत वाला। इसके पास भी कई मुद्दे होंगे। कितने सब्जेक्ट मैटर है इसके? इसके मैटर हैं 18 मैटर्स। ये म्यूनिसपैलिटी 18 मुद्दों के ऊपर अपनी चला सकती है।
ये किस अमेंडमेंट के साथ ऐड हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुई थी? ये भी सेम ईयर में हुई थी। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, अगर आपको एग्जाम में आए, कि एक चीज़ याद रखना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ये दोनों की अमेंडमेंट हुई थी। ये अमेंडमेंट कब हुई थी? 1992 में, है ना? एक हुई थी 73rd, एक थी 74th। कोई दोनों 1992 में थी। पर ये केम इनटू फोर्स कब हुई थी? केम इनटू फोर्स मतलब ये लागू कब हो गई थी? ये हुई थी 1993 में। अगर आपको आए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, ईयर बताओ, केम इनटू फोर्स कब? तो 1993। पास कब हुई थी? 1992। ये है पास्ट और ये केम इनटू फोर्स। इस वीडियो में इतना ही था। आपको, मुझे लगता है कि ये सारे स्केजुअल्स याद हो गए होंगे। ये इसका ये इसकी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पहले लिख लिए सारे, इनके जो मैंने कीवर्ड्स के आगे वो है मीनिंग्स हैं। टी से टेरिटरीज, ई से मोन्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स, ओ से अदर, इसका ही अदर, इसमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, इसमें अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एफ से फेडरलिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, डिफेक्शन के आगे एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी। इस वीडियो का मैं एक शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा जिसमें मैं ये सारा यहाँ तक उस शॉर्ट में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं अगली ट्रिक कौन सी लेके आऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट्स के ऊपर लेके आऊँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के ऊपर, तो ये कमेंट करें। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।